Good day, my all students. BCom पार्ट सेकेंड BM पेपर फर्स्ट कंपनी लॉ केस क्लास में मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। कल इस क्लास में मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया था कि कंपनी लॉ में हम किन किन कंटेंट्स को पढ़ने वाले हैं। आज हम फर्स्ट यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस यूनिट में सबसे जो पहला क्वेश्चन है या सबसे पहला जो हेडिंग है या हम यूँ कहें कि जो बेसिक चीज़ें हैं कंपनी के बारे में, हम उसके बारे में बात करेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी एंड इट्स नेचर, यानी कंपनी का अर्थ और उसकी परिभाषा और उसकी प्रकृति के बारे में बात करेंगे। कंपनी एक ऐसा शब्द है जो हम सब ने सुना हुआ है। तो यदि हम जनरल सामान्य बोलचाल की बात करें या एक जनरल लैंग्वेज की बात करें तो उसमें कंपनी व्यक्तियों के किसी भी औपचारिक या अनौपचारिक संगठन को कहा जाता है, यानी कोई फॉर्मल या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है पर्सन्स का, तो वह कंपनी माना जाता है। चाहे उसका उद्देश्य सोशल है, इकोनॉमिक है या कोई और उसका पर्पज़ है, तो वो उसे कंपनी कहा जाता है। ऐसा संघ और संगठन साझेदारी फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म, संयुक्त हिंदू परिवार, जॉइंट हिंदू फैमिली और कोऑपरेटिव सोसाइटी या जो ट्रेड यूनियन है वह किसी भी रूप में हो सकता है। लेकिन हमारा जो सिलेबस में जो कंटेंट है, कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से है जो कंपनी अधिनियम या विधान के अधीन शामिल होती है। जो विधान के अधीन शामिल नहीं है वह हमारे इस एरिया से बाहर रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि कंपनी को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है या कंपनी की परिभाषा हमें कहाँ मिलेगी। तो चूंकि हमें ये पता है कि कंपनी अधिनियम कंपनी जो है वह कंपनी अधिनियम 2013 से उसका जो रेगुलेशन किया जाता है वह कंपनी अधिनियम 2013 से किया जाता है। यानी यदि हम कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, इसका इनकॉर्पोरेशन किस तरीके से होता है, प्रमोशन किस तरीके से होता है, तो हमें कंपनी अधिनियम 2013 को पढ़ना पड़ेगा। तो कंपनी अधिनियम 2013 का सेक्शन 2 क्लोज 20 हमें कंपनी की परिभाषा के बारे में बताता है। वो कहता है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस एक्ट, अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। हमें ये कहता है कि कंपनी से आशय किसी ऐसी कंपनी से है जिसका इस अधिनियम के अधीन या पहले किसी भी कंपनी विधान के अंतर्गत समामेलन हुआ है तो उसे हम कंपनी कहते हैं। यदि इस डेफिनेशन की हम स्टडी करें या एनालिसिस करें तो हमें ये पता चलता है कि कंपनी वो है जो कंपनी अधिनियम 2013 या इसके पहले जो भी कंपनी अधिनियम था उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड हुई है या बनी है। हमें बस इतना ही पता चलता है कि उसका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से हुआ हो, लेकिन हमें कंपनी की जो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में कुछ भी पता इस डेफिनेशन से नहीं चलता है। तो इसके कुछ कैरेक्टर जानने के लिए हम प्रोफेसर LH हेने की डेफिनेशन की स्टडी करेंगे। प्रोफेसर LH हेने ये कहते हैं अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having a separate entity with a perpetual succession and a common सील। यानी प्रोफेसर हैने ये कहते हैं कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व तथा स्थायी उत्तराधिकार होता है और जिसकी एक सार्वमुद्रा होती है। यानी अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, वह एक कृत्रिम व्यक्ति है जो एक नेचुरल पर्सन की तरह नहीं होती, क्रिएटेड बाय लॉ जिसका निर्माण कानून के द्वारा होता है, हैविंग अ सेपरेट एंटिटी जिसका पृथक अस्तित्व होता है यानी यह अपने सदस्यों से अलग होती है, विद अ परपेचुअल सक्सेशन जिसका स्थायी उत्तराधिकार रहता है। सदस्य आए जाएं, उनकी मृत्यु हो जाए, वे दिवालिये हो जाएं, पागल हो जाएं तो भी कंपनी वहीं की वहीं रहती है। एंड अ कॉमन सील और उसकी एक सार्वमुद्रा होती है। प्रोफेसर हैने और सेक्शन की डेफिनेशन देखने से
हम ये कह सकते हैं कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका निर्माण कानून के द्वारा होता है, जिसका अपने सदस्यों से अलग अस्तित्व होता है, सेपरेट एंटिटी होती है और यह स्थायी उत्तराधिकार रखती है, यानी हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, और इसकी एक सार्वमुद्रा होती है। अब सवाल ये उठता है कि सार्वमुद्रा क्या होती है। तो सार्वमुद्रा कंपनी का नाम होता है, उसका पता होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। जब भी कंपनी की तरफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो बिना कॉमन सील के वो कॉन्ट्रैक्ट ऑथराइज्ड नहीं माना जाता है। इसलिए इन कंक्लूज़न या निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कंपनी एक ऐसा संगठन है जो किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया है, चाहे वो वर्तमान कंपनी अधिनियम है, चाहे इससे पहले का कंपनी अधिनियम है। इसके साथ साथ यह कानून की दृष्टि में एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी है और ये इंटेंजिबल होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती है। इसकी सेपरेट एंटिटी है, पृथक अस्तित्व है, स्थायी उत्तराधिकार है और इसकी एक सार्वमुद्रा होती है। और कंपनी की जो पूंजी है, यदि कंपनी शेयर कैपिटल वाली है तो वह शेयर्स में डिवाइड होती है और शेयर रखने वाला जो पर्सन है वह शेयर होल्डर कहलाता है और इसके मैनेजमेंट का काम इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी इसका संचालक मंडल करता है। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर के बारे में बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर यानी इसकी विशेषता या प्रकृति में नंबर 1 पॉइंट, इनकॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन और बॉडी। इसे हम समामेलित संस्था कहते हैं क्योंकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन कंपनी एक्ट के तहत होता है, कंपनी अधिनियम के अधीन होता है, उसी के अंडर इसका रजिस्ट्रेशन होता है, इसलिए इसे इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूशन और बॉडी कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, इनकॉर्पोरेटेड बाय पर्सन्स, व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा समामेलित, यानी इसका जो रजिस्ट्रेशन कराया जाता है वह व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति के द्वारा या व्यक्तियों के द्वारा करवाया जा सकता है। यह भी इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी एक व्यक्ति कंपनी का समामेलन किसी भी प्राकृतिक सजीव व्यक्ति के द्वारा ही करवाया जा सकता। ओपीसी यानी 1 पर्सन कंपनी, अभी कंपनी अधिनियम 2013 जो आया है उसमें एक अकेला व्यक्ति भी कंपनी का समामेलन करवा सकता है, वह कंपनी बना सकता है। तो ऐसा व्यक्ति इंडिविजुअली यानी एक नेचुरल पर्सन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, सब्सक्राइबर्स, अभिदाता। प्रत्येक कंपनी का समामेलन अभिदाता या अभिदाताओं के द्वारा करवाया जाता है। एक व्यक्ति कंपनी यानी ओपीसी की दशा में केवल एक ही अभिदाता होता है, अकेला व्यक्ति होता है। जबकि यदि कंपनी प्राइवेट है तो एटलीस्ट यानी मिनिमम 2 सब्सक्राइबर्स होने ज़रूरी हैं। और यदि कंपनी आपकी पब्लिक है यानी सार्वजनिक कंपनी है तो वहाँ पर एटलीस्ट 7 सब्सक्राइबर्स होने ज़रूरी हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, इन केस ऑफ ओपीसी देयर मस्ट बी 1 सब्सक्राइबर ओनली। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी यानी निजी कंपनी की दशा में 2 होने चाहिए और सार्वजनिक कंपनी यानी पब्लिक कंपनी की दशा में कम से कम 7 सदस्य जब तक नहीं होते किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं कराया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को हम सब्सक्राइबर कहते हैं। जैसा कि ऊपर वाले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम फंडामेंटल डॉक्यूमेंट भी कहते हैं और यही कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जब तक ये नहीं बनता, जब तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं हो सकता है। बिल्कुल, यदि आपने कंपनी के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है तो आप शायद बिल्कुल ठीक समझे। मैं पार्षद सीमा नियम यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात कर रही हूँ। तो उस पर जो व्यक्ति सिग्नेचर करते हैं वो सब्सक्राइबर होते हैं। और यहाँ हम मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ ओपीसी एक मेंबर होना ज़रूरी है, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एटलीस्ट 2 मेंबर एंड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एटलीस्ट 7 मेंबर्स होने ज़रूरी हैं। इसके बिना कंपनी का समामेलन नहीं कराया जा सकता है। अब ये तो हुई मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, तो किसी भी अन्य निजी कंपनी के लिए अधिकतम सदस्य 200 हो सकते हैं, यानी मिनिमम मेंबर 2 और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। लेकिन जो
सार्वजनिक कंपनी है, जो पब्लिक कंपनी है, उसमें अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। नेक्स्ट, एन आर्टिफिशियल पर्सन फॉर्म्ड अंडर लॉ, विधान के अधीन निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी के परिभाषा में जिन थिंकर्स ने अपनी परिभाषा दी है, चाहे वो प्रोफेसर हैने है, चाहे वो मार्शल है, उन्होंने ये कहा है कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्तित्व है, आर्टिफिशियल पर्सनालिटी है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, वह इंटेंजिबल भी है। इसे जन्म देने वाला ईश्वर नहीं होता है, एक नेचुरल पर्सन की तरह इसका बर्थ नहीं होता है। यह सिर्फ कानून की नज़र में ही इसका अस्तित्व होता है, कानून के अंतर्गत ही इसका समामेलन होता है और कानून के अंतर्गत ही इसे समाप्त किया जा सकता है, इसलिए इसे एक आर्टिफिशियल पर्सन या कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब पृथक वैधानिक अस्तित्व। इसका अपने सदस्यों और संचालक मंडल से अलग अस्तित्व होता है। इस पॉइंट से कंसर्निंग ये कहा गया है कि एक समामिलित कंपनी का अस्तित्व पृथक होता है तथा कानून इसे अपने सदस्यों से अलग मानता है। ऐसा पृथक अस्तित्व समामेलन होते ही पैदा हो जाता है। जैसे ही समामेलन होता है, कंपनी और उसके सदस्यों के बीच में एक पर्दा, जिसे हम समामेलन का पर्दा कहते हैं, जैसे ही समामेलन होता है, कंपनी अलग हो जाती है और इसके सदस्य अलग हो जाते हैं और कंपनी अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए स्वयं रेस्पॉन्सिबल मानी जाती है, न कि इसके मेंबर ही रेस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, परपेचुअल सक्सेशन यानी स्थायी उत्तराधिकार, स्थायी अस्तित्व या अविच्छिन्न उत्तराधिकार भी इसे कहते हैं कि कंपनी की एक ये भी विशेषता है कि इसका अस्तित्व स्थायी होता है। इन अदर वर्ड्स, कंपनी को स्थायी उत्तराधिकार प्राप्त है, ये कभी मरती नहीं है। इसका कारण ये है कि विधान के अधीन ये बनाई जाती है तथा केवल विधान के अधीन ही उसका विघटन यानी डिसॉल्यूशन किया जा सकता है। इसके सदस्य यानी अभिदाताओं की डेथ का, उसके पागलपन का, उनके दिवालियेपन का, उनके रिटायरमेंट का, उनके निष्कासन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसे स्थायी उत्तराधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉमन सील यानी सार्व मुद्रा। प्रत्येक कंपनी की एक सार्व मुद्रा होती है जिस पर उसका नाम होता है और उसके हेड ऑफिस का पता होता है, और कंपनी की कॉमन सील उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। बिना कॉमन सील के कंपनी अपना कोई कार्य नहीं कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व। लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व, यानी यहाँ पर हम सदस्यों के दायित्व की बात कर रहे हैं कि कंपनी के सदस्यों का दायित्व किस प्रकार होगा, लिमिटेड होगा या अनलिमिटेड होगा। तो यहाँ ये कहा जाता है कि कंपनी के सदस्यों का दायित्व लिमिटेड होता है यानी सीमित होता है, उनके द्वारा लिए गए अंशों के मूल्य तक सीमित होता है। जैसे एक्स एक कंपनी का शेयर होल्डर है और उसने कंपनी का कोई एक शेयर खरीद रखा है और उस शेयर की कीमत 500 है यानी 500 रुपये है, और उसने अब तक जितनी कॉल मांगी गई है उन कॉल्स के तहत तकरीबन 450 यानी 450 रुपये का पेमेंट कर दिया है। तो अब उसकी जो लाइबिलिटी बनेगी वह सिर्फ 50 रुपये तक ही बनेगी, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू शेयर की है 500 और वो पे कर चुका है 450, यानी अब जो 50 रुपये बचते हैं वही उसका दायित्व रहेगा, उससे ज़्यादा उसका दायित्व नहीं बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है शेयर कैपिटल का अंश पूंजी का। कोई भी कंपनी अंश पूंजी के साथ या बिना अंश पूंजी के भी पंजीकृत कराई जा सकती है, यानी कंपनी के समामेलन के समय यदि कंपनी अंश पूंजी नहीं रखना चाहती तो भी उसका समामेलन हो सकता है। यहाँ तक कि जो कंपनियां अंश पूंजी के साथ पंजीकृत कराई जाती है उनमें भी न्यूनतम अंश पूंजी का होना ज़रूरी नहीं है। इसलिए अब कोई भी अंश पूंजी वाली कंपनी कितनी ही राशि की अंश पूंजी के साथ पंजीकृत करवाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर
11 ट्रांसफरेबल शेयर्स, अंतरणीय अंश या हस्तांतरणीय अंश। कंपनी के अंश हस्तांतरित किए जा सकते हैं यदि हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो, क्योंकि प्राइवेट कंपनी या निजी कंपनी अपने शेयर आसानी से ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है, उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं। लेकिन एक पब्लिक कंपनी का शेयर होल्डर अपने शेयर आसानी से हस्तांतरित कर सकता है। वह यदि अपने शेयर हस्तांतरित करना चाहता है तो वह कंपनी को इससे कंसर्निंग अपना आवेदन दे सकता है और कंपनी ट्रांसफ़र के प्रोसेस को फॉलो करते हुए या उसको कंप्लीट करते हुए वह शेयर होल्डर अपने शेयर आसानी से जब भी उसकी इच्छा है वह उसे ट्रांसफ़र कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, एबिलिटी टू शो। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी है, यह आर्टिफिशियल पर्सनालिटी होने के नाते उसे बिजनेस करने के सभी अधिकार एक नेचुरल पर्सन की तरह मिलते हैं। तो यदि कभी कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो कंपनी किसी भी पार्टी पर केस कर सकती है, क्लेम कर सकती है, वाद कर सकती है और कोई भी पार्टी कंपनी पर वाद कर सकता है, क्योंकि कंपनी में वाद योग्य क्षमता होती है, उसमें भी वाद करने की सामर्थ्य होती है और कंपनी अधिनियम उसे वाद करने की या वाद प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेट प्रॉपर्टी, पृथक संपत्ति। चूंकि कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है, सेपरेट एंटिटी होती है और इसे एक आर्टिफिशियल पर्सन होने के नाते बिजनेस करने के सब हक और अधिकार मिलते हैं, तो उन्हीं हक और अधिकार के तहत कंपनी अपनी खुद की संपत्ति खरीद सकती है, बेच सकती है और रख भी सकती है। कंपनी की संपत्ति पर उसके सदस्यों का कोई अधिकार नहीं होता है, वह कंपनी की खुद की होती है। नेक्स्ट पॉइंट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी को भी कंपनी अधिनियम ने अनुबंध करने के अधिकार दिए हैं। हालांकि आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब वो एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी है तो वह किस तरीके से किसी अन्य व्यक्ति के सामने प्रपोजल रख सकती है या उसे एक्सेप्ट कर सकती है। तो मैंने आपको जिस समय डेफिनेशन क्लियर की थी उसी समय बताया था कि कंपनी का मैनेजमेंट उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, उसके जो डायरेक्टर्स होते हैं वह कंपनी की तरफ से काम करते हैं। तो जो पर्सन कंपनी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ऑथेंटिक होता है, ऑथराइज्ड होता है, वह कंपनी की तरफ से किसी भी पार्टी के सामने कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, प्रपोजल रख सकता है या किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता है। इसी चीज़ को बेस में मानते हुए ये कहा गया है कि कंपनी में भी कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजरियल टीम, जिसके बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया है कि इसकी मैनेजरियल टीम इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, इसका संचालक मंडल ही इसका प्रबंध करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 16, रेजिडेंस यानी निवास स्थान। प्रत्येक कंपनी का निवास स्थान होता है। कम्युनिकेशन के उद्देश्य के लिए कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस ही कंपनी का निवास स्थान माना जाता है। जिस तरह से हमारा एक पता होता है, एक एड्रेस होता है, ठीक उसी तरह से कंपनी का भी एड्रेस होता है। जिस एड्रेस को देखकर हम ये समझते हैं कि कंपनी वहीं रहती है, वहीं निवास करती है। हमें कंपनी से कोई कॉरस्पॉन्डेंस करना होता है तो हम उसी पते पर कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं। तो कंपनी का निवास स्थान उसका हेड ऑफिस होता है, उसका मुख्य कार्यालय होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता। यद्यपि कंपनी किसी देश की नागरिक नहीं होती है, क्योंकि नागरिक एक नेचुरल व्यक्ति ही होता है, लेकिन उसकी राष्ट्रीयता उसी देश की मानी जाती है जिस देश में उसका समामेलन होता है, यानी जहाँ वो इनकॉर्पोरेटेड होती है वहीं की राष्ट्रीयता उसकी मानी जाती है। कोई भी कंपनी अपनी राष्ट्रीयता में चेंज नहीं कर सकती, परिवर्तन नहीं कर सकती। यद्यपि कोई सजीव व्यक्ति अपनी राष्ट्रीयता में परिवर्तन कर सकता है। यहाँ आर्टिफिशियल पर्सनालिटी और नेचुरल पर्सनालिटी में डिफरेंस है कि एक जो नेचुरल पर्सन है
वह यदि कहीं की नेशनलिटी उसने ले रखी है तो उसकी इच्छा है या कुछ शर्तों को पूरा करके वह उसे बदल सकता है, लेकिन कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व। कंपनी का सामाजिक दायित्व होता है कि इस बात को अब कानून कंपनी का भी एक सामाजिक उत्तरदायित्व है, जिसे कंपनी अधिनियम 2013 में CSR के रूप में कंपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। और ये कहा गया है कि प्रत्येक कंपनी को अपने इस सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी का चरित्र, कैरेक्टर ऑफ कंपनी। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपना दिल, दिमाग और आत्मा नहीं होती है। वह हमारी तरह से नहीं सोच सकती है, न ही डिसीजन ले सकती है। यह किसी के प्रति निष्ठावान तो किसी अन्य के प्रति निष्ठावान नहीं भी हो सकती है। यह न किसी की मित्र होती है, न किसी की शत्रु होती है, यानी न किसी की दोस्त होती है, न किसी की नामी होती है। वास्तव में कंपनी का अपना कोई कैरेक्टर नहीं होता, लेकिन कभी कभी ये शत्रु का चरित्र धारण कर लेती है। और ऐसा तब होता है जबकि कंपनी का वास्तविक जो कंट्रोल है, जो नियंत्रण है, वह शत्रु राष्ट्र के हाथों में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी भी शत्रु कंपनी मानी जाती है। लास्ट पॉइंट, सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति का साधन। इट इज़ अ डिवाइस फॉर सोशो इकोनॉमिक नीड्स। कंपनी का अपने आप में तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ये तो एक साधन है जिससे अनेक सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। क्योंकि कंपनी अल्टीमेटली जो बनाती है, जो बेचती है, जो सर्विस प्रोवाइड करती है, वो कहाँ जाता है? वो हमारी सोसाइटी को या हमारे नेशन को ही जाता है। तो एक तरफ ये सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करती है, तो दूसरी तरफ पैसा कमा करके हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसके उद्देश्यों की पूर्ति भी करती है। तो तकरीबन 20 पॉइंट आपके कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर के मैंने आपके सामने रखे। और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। यदि ये क्वेश्चन आता है तो आपको ज़रूर इसे अटेम्प्ट करना है। आज इतना ही। थैंक यू।